जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। खास करके मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो सारा चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। और जब हम किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं तो वो सारा चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म को हम बीच से नहीं पढ़ सकते, उसमें बेसिक चीज़ अगर हम जब तक नहीं जान रहे तब तक हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को अच्छे से समझ नहीं सकते। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन सा टर्म है जो कि आता है। सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है कि मैकेनिज्म क्या होता है। जब हम लोग मैकेनिज्म की को डिस्कस करते हैं तो मैकेनिज्म एक्चुअली ये होता है स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जैसे कि हम लोग अगर सिंपल टर्म में समझे कि जब हम किसी जगह से ए जगह से बी जगह जाते हैं तो ए से बी जगह पे जाने पे जितना स्टेप्स आता है, जितना स्टेशंस आता है, वो आपका स्टेप्स कहलाएगा। अब हम उसको स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो मैकेनिज्म के का पार्ट हो जाता है। जैसे अगर ए से डी के बीच जाने में हमको बी और सी स्टेशन आया तो बी और सी स्टेशन जो होगा वो इंटरमीडिएट्स होगा। तो अगर हम सिंपल टर्म में मैकेनिज्म को समझें तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है ईच स्टेप इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। और मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, पहला तो हम स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं, दूसरा जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहाँ पे टर्म इंटरमीडिएट यूज़ करें कि दोज केमिकल स्पीसीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। यानी वैसा केमिकल स्पीसीज जो कि रिएक्शन के दौरान बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में कार्बोकेटायन होता है, कार्बोनायन होता है, कार्बीन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, ये सारा इंटरमीडिएट होता है। और इंटरमीडिएट शॉर्ट लाइफ स्पीसीज होता है, यानी कि दे एग्जिस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बट रिएक्शन को के ऑर्डर, उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ को समझने के लिए इंटरमीडिएट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं, मल्टी स्टेप सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो उसमें हमको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे कि दो तरीके का रिएक्शन होता है कि एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व ओनली वन स्टेप, यानी सिंपल टर्म में कहते हैं जो सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है, और जो मल्टी स्टेप सिंथेसिस होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। अब मल्टी स्टेप सिंथेसिस में हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इन सारे स्टेप में कौन सा स्टेप जो होता है वो ओवरऑल रेट को अफेक्ट करेगा। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके हिसाब से। स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं और रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी कहते हैं। तो हम वो काइनेटिक्स के हिसाब से बता सकते हैं कि विच स्टेप इज स्लो एंड विच स्टेप इज फास्ट। दूसरा पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जो कि हम लोग को दिक्कत करता है कि कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा। जैसे हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकता है मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट होता है हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये वाला दिमाग में आ रहा है क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वाटर पे क्योंकि दो लोन पेयर है इसका अर्थ है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम ऐसे दिखाएंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो पहले बताया कि मल्टी स्टेप सिंथेसिस होता है। जैसे जस्ट हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये C प्लस बनाई है, X माइनस बनाए, ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर ये C प्लस जो होता है उस पर OH माइनस का अटैक होता है, ये प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। अब इसमें ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो होता है स्लो स्टेप वो डिसाइड करता है। जैसे कि इसमें ये डिसाइड करेगा, तो इसमें रेट अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें एक ही रिएक्टर इन्वॉल्व है, तो रेट जब लिखेंगे तो हम एक्स के टर्म में लिखेंगे, और ये OH माइनस है, इन्वॉल्व नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इस पावर 0 हो गया। जो पावर या एक्सपोनेंट रेज करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर हम इसको कहें कि ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, ओवरऑल ऑर्डर 1 हो गया प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा। सिंपल टर्म में कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन हेलोजन या अल्काइल हैलाइड एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि इस पावर 1 है, ये 0 ऑर्डर इस पे पावर 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये काइनेटिक्स कैसे समझे, एक स्लो और फास्ट, ये काइनेटिक्स बताता है, ठीक है। जब हम लोग काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन कहते हैं तो वो चीज़ क्या कहता है कि 3 तरीके का रिएक्शन होता है। वो होता है स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट फास्ट और स्लो रिएक्शन। दोज रिएक्शंस विच अकर विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है
वो सारा रिएक्शन जो होता है फास्ट रिएक्शन कहलाता है। जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, आयनिक रिएक्शन है, दीज आर फास्ट रिएक्शन बिकॉज दे अकर इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। इसको हम विजुअल पैरामीटर या विजुअल लेवल पे देख नहीं सकते क्योंकि फ्यू सेकेंड्स में हो जाता है। दूसरा कैटेगरी होता है रिएक्शन का वेरी स्लो रिएक्शन। दीज रिएक्शंस रिक्वायर मंथ और ईयर फॉर कंप्लीशन। इन सारे रिएक्शन को होने में सालों लग सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। अब जैसे रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये काइनेटिकली इतना स्लो होता है कि मानते हैं कि रिएक्शन बहुत एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसमें काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट दोनों को पढ़ना पड़ता है। काइनेटिक्स के हिसाब से हो गया रिएक्शन स्लो, फास्ट और मॉडरेट, फास्ट और स्लो रिएक्शन। ये मंथ या ईयर लग जाएगा। फास्ट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हमारे लिए ज़्यादातर रिएक्शन जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, मॉडरेट, फास्ट या स्लो रिएक्शन, विच इज़ नेदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। अब इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, यानी किसके रेट पे डिपेंड करेगा, या थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड है और कौन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये रेट को बताता है और ये स्टेबिलिटी को बताता है। तो कितनी बार जो रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है तो हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये दोनों अलग अलग होता है। एक रेट पे बेस्ड होता है और एक रिलेटिव स्टेबिलिटी पे बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट। तो जो थर्मोडायनामिक्स होता है वो दो चीज़ बताता है, एक स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है कि वेदर रिएक्शन विल अकर और नॉट। स्पॉन्टेनिटी होता है कि दोज रिएक्शन विच अकर विदाउट एनी प्रॉपर इनिशिएशन, जो अपने आप हो सकता है विच हैज नेचुरल अर्ज टू अकर, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और फिजिबिलिटी का अर्थ होता है कि वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, कोई रिएक्शन होगा या नहीं, जैसे ए और बी रिएक्ट करेगा या नहीं, ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से बताते हैं। और किस रेट से करेगा वो हम लोग काइनेटिक्स के हिसाब से बताते हैं। तो ये दो चीज़ दिमाग में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग को दिमाग में रखना है, जैसे सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट्स, बाई प्रोडक्ट। ये सब टर्म केमिकल रिएक्शन में आता है या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्टेंस वैसे केमिकल स्पीसीज को कहते हैं दैट अंडरगोज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है। जैसे ये बॉन्ड है, ये पोलराइज बॉन्ड है, मान लो एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो ये किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, और एक्स जो होगा अपने पोजीशन से डिपार्ट करेगा। तो प्रोडक्ट मेरा फाइनली ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी बॉन्ड की संख्या कभी भी 4 से एक्सीड नहीं करेगी। तो जैसे यहाँ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, अगर इसमें कोई नया ग्रुप जुड़ेगा तो वो किसी एक ग्रुप को डिस्प्लेस करके या एक ग्रुप को अपने पोजीशन से हटा के बनेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल वो डिस्प्लेस कर देता है एक्स को और उसका पोजीशन खुद ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये NU जो यूज़ करें वो आपका रिएजेंट हो गया, क्योंकि सिंपल टर्म में कहते हैं जो अटैकिंग स्पेसिस होता है उसको रिएजेंट कहते हैं, या जो सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग लाता है इसको रिएजेंट कहते हैं। ये जो हो गया वो सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये बाई प्रोडक्ट हो गया, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्ट। बहुत सारे से केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट में भी हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर प्रोडक्ट है। मेजर या माइनर जब टर्म लोग यूज़ करें तो वो क्या कहता है? मेजर मीन्स होता है कि जिसका रिलेटिव प्रपोर्शन या जिसका अमाउंट जो होता है रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट में होता है उसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में भी 2 कैटेगरी हो सकता है, मेजर और माइनर। बाई प्रोडक्ट होता है कि जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट बनता है उन सारे को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या हुआ? जिसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग, जिसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ रहा है वो सबस्ट्रेट हो गया, जो चेंजिंग ला रहा है वो रिएजेंट हो गया, जो फाइनली बन रहा है वो प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट के अलावा जो बन रहा है वो बाई प्रोडक्ट हो गया। और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म इसके एक्सप्लेन करते हैं तो जो स्पेसिस ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल और से समझ सकते हैं, इंटरमीडिएट कैसे समझेंगे? जैसे CX बॉन्ड है, इसको हम स्टेप वाइज तोड़ देते हैं। ये रिएक्शन को, जो पहले वाले रिएक्शन को पढ़े थे, ये टूटा, ये स्लो रिएक्शन है, ये टूटता है
ये बन गया कार्बोकैटायन। क्यों बोले इसको कार्बोकैटायन? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उसको कैटायन कहते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उसको एनायन कहता है। बिकॉज कार्बन पोजेस पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स इट इज कार्बोकैटायन, और वही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्ब एनायन कहलाता है। और ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये बना दिया प्रोडक्ट। अब ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस है। मल्टी स्टेप सिंथेसिस में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं, स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उसको हम लोग कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। तो यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसलिए जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं के, क्योंकि इसको अगर हम मान लें तो ये सबस्टेट है, यानी कि इस पे पावर 1 होगा क्योंकि इस पे इसका जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, और क्योंकि OH ये न्यूक्लियोफाइल्स पे भाग ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, तो न्यूक्लियोफाइल के टर्म में लिखेंगे तो इसमें पावर 0 डाल दें। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, यानी के सबस्टेट पे पावर 1, न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया 1, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा कार्बोकैटायन, क्योंकि जब ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ेंगे तो ये जो टर्म होगा, ये टर्म जो होगा वो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं आएगा। तो इंटरमीडिएट जो हो गया, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोकैटायन। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इंटरमीडिएट किसको क्या है, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बनता है। ठीक है, आगे हम लोग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। करें तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट में सबस्ट्रेट की एनर्जी कम होती है बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी लो होगा जबकि रिएजेंट का हाई होगा। नेचर में कहा जाए तो सबस्ट्रेट जनरली पैसिव होता है क्योंकि वो अपने तरफ से रिएक्शन को इनिशिएट ये नहीं करता है, वो स्टार्ट नहीं करता है। रिएजेंट जो होता है क्योंकि ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, पाइवटल रोल होता है। तो रिएजेंट जो होता है हाईली एग्रेसिव होता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। रिएक्टिविटी के और के हिसाब से देखें तो हाई रिएक्टिविटी होती है रिएजेंट की, और सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली उसके रिस्पेक्ट में लो होती है। स्टेबिलिटी में देखा जाए तो सबस्ट्रेट क्योंकि लो एनर्जी कंटेंट है तो ये हायर स्टेबिलिटी होगा कंपेयर टू रिएजेंट। रिएजेंट बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है और तेजी से रिएक्शन काउज करता है। अब रिएजेंट जो होता है उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल को फर्दर हम अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे, कैसे देखते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल को अगर सिंपल टर्म में समझाएं तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होता है, या सिंपली द रिएजेंट दैट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाई इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी कि वैसा केमिकल स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन का नीडेड होता है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके। तो अगर हमको इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सा समझ जाना कि जिस भी केमिकल स्पीसीज पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो जैसे C+ है, Cl+ है, या Br+ है, CH3+ है, या HCO+ है, या CH3CO+ है, ये सारा जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए बोले क्योंकि ये किसकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन वेदर ये चार्ज कैरी करता है या नहीं, इसके हिसाब से हम इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एक कहलाता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Cl+ है, Br+ है, दीज आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और जो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसकी खासियत ये होती है कि दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं BF3 AlCl3, जैसे BF3 है तो BF3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट BF3 हैज़ ओनली, बोरोन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोरोन हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से AlCl3 जो होगा उसके साथ भी यही कंडीशन अराइज होगा। AlCl3 में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अर्थ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो जितने भी 4 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं एसिड बेस रिएक्शन में, दे बिहेव एज लुईस एसिड इन एसिड बेस रिएक्शन।
ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहलाती है। और इलेक्ट्रोफाइल जनरली किस पॉइंट पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरली अटैक करता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पे। जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहें, जैसे ये C+ है, Nu- है, तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया क्योंकि प्लस चार्ज कैरी करा है। Nu- जो होगा वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पे अटैक करता है। जैसे C+ है तो वो OH- से रिएक्ट कर सकता है, Cl- से रिएक्ट कर सकता है, CH3- से कर सकता है, या CH3O- से कर सकता है। इससे बनाएगा COH, इससे बनाएगा CCl, इससे CCS3 और इससे COCS3। इस तरीके से जो होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिएक्शन में। पहला ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का अर्थ होता है या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेन करेगा, ठीक है। फिर ये जो होता है अटैक द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जब भी अटैक करेगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दे कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये ऑफन कैटायन होता है, ये जो होता है आयनिक रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व होता है। अटैक द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑफन कैटायन होता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ होगा। फॉर्म बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल। बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है हम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वैसे केमिकल स्पीसीज को कहते हैं जो कि न्यूक्लियस या पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो एज फ्रॉम द नेम एविडेंट कि ये पॉजिटिव सेंटर की तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो या इस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम लोग याद रखना है कि जो भी केमिकल स्पीसीज इस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे Cl-, CH3-, OH-, SCN-, CH3-, OCH3-, NH2-, ये सारा जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये सारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो बस इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। या अगर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जैसे H2O, NH3, RnH2, RSH या ROH, ये सारा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर स्पेशली दिखा रहे हैं ताकि ये पता चले कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अनयूटिलाइज रहता है। तो जो जिसके जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है या पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। और जनरली पहले बताया कि अनलाइक इलेक्ट्रोफाइल ये कहाँ पे अटैक करेगा? वो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। जैसे
अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले ले OH माइनस प्लस, OH माइनस जो होता है वो C प्लस पे अटैक करा और बना दिया बॉन्ड, तो ये हो गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हो गया लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये न्यूक्लियोफाइल पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ROH, RNH2, CH3OH, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन में जो होता है बेस की तरह बिहेव करता है। जैसे सिंपल में जानते हैं लुईस एसिड किसको कहते हैं? लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जैसे ROH अगर मान लें हम, ROH एक न्यूक्लियोफाइल, ये H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बनाता है फाइनली एडप्ट, इसको कहते हैं एडप्ट या एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? वो अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जैसे ROH है तो बॉन्ड बनाने के बावजूद जो होता है इसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अनसेड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास। या RNH2 है, इसके पास भी एक अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इसके अलावा जो होता है और न्यूक्लियोफाइल का टाइप हो सकता है, वो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल। ये वैसा न्यूक्लियोफाइल होता है इस पर कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, जैसे RMGX में CH3MgX अगर मान लें, सिंपल टर्म में समझे। अब ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव। तो ये किस पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा किसी भी ऐसे सोर्स पे जो उसको H प्लस दे सकता है या पॉजिटिव चार्ज दे सकता है। तो जैसे ये इससे ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है और ये H प्लस गेन करके CH4 बना देता है। तो ये हो गया RMGX को हम लोग आगे पढ़ेंगे। RMGX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, पढ़ना भी क्लास 12th में टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेलो एल्केन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। बहुत सारा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होता है, डिटेल में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। R2 इसको डाइल्काइल लिथियम कहते हैं, R2CuLi इसको हम गिलमान रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारा रिएजेंट होता है। पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें पाई बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ट्रिपल बॉन्डेड, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बेंजीन, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जब पाई इलेक्ट्रॉन बनता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हो जाता है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये दोनों डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रीच होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियोफाइल अटैक द रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जनरली कैटायन होता है, ये जनरली एनायन होता है। इसके पास इम्पिटी ऑर्बिटल होता है और इसके पास फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो फील्ड ऑर्बिटल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये जो होगा यहाँ पे डोनेट होगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। फील्ड ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग का ब्रेकिंग बॉन्ड कैसे टूटता है, फ्री रेडिकल किसको कहते हैं। थैंक यू फॉर दिस डे, जय हिंद।